गुड मॉर्निंग। देखिए, आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास के अंदर अपन ने कुछ 6 अवयव लिए थे और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आई होप आप रिटन वर्क कर रहे होंगे। और देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाए मेरे साथ। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वंद्व समास। ये देखिए, द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए कि द्वंद्व समास में जो उत्तर पद और पूर्व पद, देखो 2 पद होते हैं। कोई भी अपन पहले भी लिया था उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, दूसरा शब्द बोल दो। जैसे मैंने लिखा है जैसे मैंने लिखा माता और पिता। जरा देखिए, आप बोर्ड पे देखिए, मैंने लिखा माता और पिता या माता पिता। ठीक है ना, माता और पिता लिख दिया। अब इसमें पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है? तो देखिए, ये है अपना पूर्व पद और ये है अपना उत्तर पद। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये है पूर्व पद और वो है उत्तर पद, यानी पहला जो शब्द आता है वो पूर्व पद होता है और दूसरा जो शब्द आता है वो उत्तर पद होता है। तो देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता होती है। कल भी बताया था मैंने। इसमें क्या होता है, पूर्व पद वे उत्तर पद, पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की प्रधानता क्या होती है? दोनों की प्रधानता। अब बात आती है प्रधानता का मतलब क्या है। जरा देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है, पूर्व पद व उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। लेकिन प्रधानता क्या मतलब क्या है इसका? पूर्व पद और उत्तर पद तो आपको समझ में आ गया कि पहला शब्द जो आएगा वो पूर्व पद होगा और दूसरा शब्द जो आएगा वो उत्तर पद होगा। लेकिन प्रधानता का मतलब क्या है, जरा वो समझिए। मैंने इसे लिखा राम श्याम। ठीक है, राम और श्याम। राम अपना क्या है, पूर्व पद है, और श्याम क्या है, अपना उत्तर पद है। इन दोनों पद की क्या है, प्रधानता है। प्रधानता का मतलब ये हो गया कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। राम अलग है और श्याम भी क्या है, अलग है। राम अलग है और श्याम, अगर मैं श्याम को मिटा दूं, शाम को अगर मैं मिटा दूं तो क्या राम का अस्तित्व है या नहीं? राम का अस्तित्व भी है या नहीं? अगर मैं राम को मिटा दूं, शाम को लिख दूं, तो क्या शाम का अस्तित्व नहीं है? शाम का मतलब भी है या नहीं? लेकिन हाँ, तो ये हो गया आपका दोनों पद की प्रधानता। लेकिन अगर आपको बताया कि एक पद की प्रधानता होती है, एक पद का मतलब, जैसे कल अपन ने पढ़ा था अव्ययभाव समास में, अपन ने पढ़ा था अनुरथम। क्या पढ़ा था? अनुरथम। इसका अपन ने किया था रथस्य योग्यम, रथस्य योग्यम। अब बताओ इसमें कौन सा पद की प्रधानता है? तो इसमें है ना, इस पूर्व पद की प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता नहीं है। उत्तर पद में क्या लिखा है? केवल रथ लिखा है। क्या लिखा है? रथ। रथ का मतलब क्या है, कोई पता नहीं चल रहा। रथ का अस्तित्व तो है, लेकिन इस रथ का अस्तित्व किसकी वजह से है? अनु की वजह से है। क्यों? अनु का मतलब क्या है? योग्य मारा है। ठीक है ना, रथ के योग्य। ठीक है, इसलिए इस रथ का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? इस रथ का संबंध अनु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, राम और श्याम। राम और श्याम, राम श्याम अलग है, राम अलग है। दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग है, दोनों का अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। तो जहां पर दो व्यक्ति अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, वहां पर होती है प्रधानता, मतलब दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद व उत्तर पद दोनों पद की प्रधानता किसमें होती है? द्वंद्व समास में। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल। अब देखिए, अपने को करना क्या है इसमें जो होगा देखिए, समास विग्रह करना है। आपने क्या करना है? समास विग्रह। जब आपको समास विग्रह करना होगा, जब आपको समास विग्रह करना होगा ना, पहले इसके अंदर अपन रूप भी पढ़ेंगे। समास विग्रह करते समय आपको ध्यान रखना कि दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना, समास विग्रह में जो दोनों पद आएंगे ना, दोनों पद में समान विभक्ति लगेगी, मतलब प्रथमा विभक्ति लगेगी। सिंपल सी बात। क्या लगेगी? प्रथमा विभक्ति लगानी है। दोनों पद में क्या लगाओगे? समास विग्रह
करेंगे, समस्त पद का समास विग्रह करेंगे, तब दोनों पदों में क्या लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। देखते हैं अभी आगे कैसे लगाएंगे, आपको बताएंगे। और जो समस्त पद होगा, और जो समस्त पद होगा ना, ये लिखिए, समस्त पद, और जो समस्त पद होगा वो समस्त पद पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी में भी हो सकता है। ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसी में भी वो हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए आप जरा, समस्त पद के बाद अपन बात कर रहे हैं, समस्त पद में भी कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा ही लगानी है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग कोई भी आ सकता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आगे। देखिए, समास विग्रह करेंगे ना, तो प्रत्येक पद के बाद क्या करना है? चे लगाना है। क्या लगाना है? चे लगाना है प्रत्येक पद के बाद। प्रत्येक पद के बाद क्या लगाना है? चे। किस में लगाना है? समास विग्रह में प्रत्येक पद के बाद क्या लगाना है? प्रत्येक पद के बाद चे लगाना है। अब देखिए, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। कितने भेद है? द्वंद्व समास के 3 भेद है। अब वो 3 भेद कौन कौन से होंगे, जरा वो देखिए। 3 भेद होंगे। पहला तो है अपना इतरेतर। क्या है? इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास पहला। दूसरा है इसका समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। तीसरा इसका है एक शेष द्वंद्व समास। पहला हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा है इसका एक शेष। एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, आपको मैं बता दूं फिर से कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, और पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा है एक शेष द्वंद्व समास। ठीक है। और समास विग्रह जब करेंगे अपन, जब अपन समास विग्रह करेंगे, तब दोनों पद में क्या लगाएंगे? दोनों पद में अपन समान विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? दोनों पद में प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे। और देखिए, और जो समास विग्रह करते हैं तो क्या लगाना है अपने को? चे लगाना होता है। अब जरा मैं मिटा दूं, आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और रिटर्न वर्क करते रहे मेरे साथ, कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जरा ध्यान लगा के, थोड़ा सा माइंड को स्थिर करके, और एक अपना टाइम टेबल भी बनाए पढ़ाई करने का। जरा देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, क्योंकि जब तक अपना टाइम टेबल सेट नहीं होगा, जब तक हमारा पढ़ाई का टाइम टेबल सेट नहीं होगा, तब तक हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? जरा देख, आप स्कूल आते हो तब तो आपको फिक्स टाइम रहता है कि सुबह जल्दी उठ के 8 बजे स्कूल जाना है, और वापस 1-2 बजे तक स्कूल में पढ़ना है। सर ने जो काम कराया वो पढ़ा, घर गए, घर जाकर खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, और नाइट को या शाम तक आप काम करना शुरू कर देते हो। ठीक है। लेकिन आज अभी लॉकडाउन की जो स्थिति में चल रही है, उस स्थिति में आप घर पे रहते हो। ठीक है ना, घर पे रहते हो तो आप आराम से लेट नाइट तक उठते हो, लेट नाइट सोते हो, सुबह जल्दी उठ जाते हो। तो और सुबह जल्दी उठकर आप थोड़ा इधर से उधर घूमते हो, तब तक 10-11-12 बज जाती है, और फिर दोपहर में तेज धूप पड़ने लग जाती है। धूप पड़ने की वजह से आप घर पे बैठ के स्टडी भी नहीं कर पाते, क्योंकि दोपहर का समय है, दोपहर का समय में नींद आती है, और आप सो जाते हो। फिर शाम का समय होता है तो फिर थोड़ा बहुत शाम के माहौल में ढल जाते हो, और थोड़ा बहुत पढ़ते हो। रात को नींद जल्दी आ जाती होगी, खाना खाने से नींद जल्दी आती है। तो हम रोज क्या करते हैं, आप लोग स्टडी करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। कि जैसे मान लो सुबह आप 7 बजे उठ गए, आपको तैयार व्यार तो होना नहीं है, तैयार होकर स्कूल जाना नहीं है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, आप जल्दी से उठे, 7 बजे उठे, अपना नित्य क्रम करे, और 7 बजे उठ करके 7 से लेके 10 बजे तक का जो समय है, 7 से लेके 10 बजे तक का समय आप आराम से सुबह 7 से लेकर 10 यानी 8, 9, 10 3 घंटे के स्टडी 3 घंटे की स्टडी या रिटर्न वर्क आप आराम से कर सकते हैं। ये आप अपना नित्य टाइम टेबल बनाएं। फिर 10 बजे आप उठे, नाश्ता वास्ता करें, अब बीच में आप नाश्ता भी ले सकते हो, कोई वो नहीं है, अब बीच में नाश्ता ले सकते हो। तो अब क्योंकि अब
आपके 4 सब्जेक्ट 10th बोर्ड में क्या चल रहा है, 10th और 9th दोनों के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। 4 सब्जेक्ट की वीडियोस चल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट का मतलब कम से कम वो आपके 3 ओवर्स तो चाहिए ही चाहिए। 3 ओवर्स की वीडियो चल रही है, 3 ओवर्स को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 6 ओवर्स चाहिए। कम से कम कितने चाहिए, 6 ओवर्स चाहिए, 6 घंटे चाहिए 3 ओवर्स को पढ़ने के लिए, 6 ओवर्स। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो आपको कंटिन्यू लिखना पड़ता है, तो हम आप वीडियो को पॉज भी करते हो, कभी कभी हो सकता है किसी कॉल भी आ जाए, ठीक है ना, किसी का मैसेज भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को मतलब पढ़ाई करने होते हो सुबह 7 से 10। आपको किसी का कॉल आने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम में सब व्यस्त रहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो ही उसका कॉल आएगा, वरना नहीं आएगा। तो आप 7 से 10 का समय ये चूज करें, फिर 10 के बाद आप को थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, और जो आपको पढ़ाया गया है उसे वापस रिवीजन कर लीजिए कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। और आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सर ने कुछ दिया है तो उसको कंप्लीट करें। देन आफ्टर जब तक 11-12 बज जाएगी, नहाओगे धोओगे, खाना ना खाओगे, तो आराम से डे के अंदर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। शाम को 5 बजे के आसपास वापस पढ़ने के लिए भेजिए, कि 5 बजे के आसपास थोड़ा ठंडक हो जाती है, मतलब गर्मी कम हो जाती है, गर्मी कम, ठंडक तो नहीं होती लेकिन गर्मी कम हो जाती है। 5 बजे से लेकर अब आराम से 8 बजे तक जो 3 आवर्स और बचते हैं, 6, 7, 8, ये 3 आवर्स और आप स्टडी कर सकते हैं, आराम से स्टडी कर सकते हैं 3 आवर्स। और फिर उसके बाद अगर आप 5 बजे नहीं करते हो तो 6 बजे से कर लो, 6 से लेकर 9 तक कर लो, कोई बात नहीं। 5 से नहीं कर सकते, 6 से 9 कर लो, 6 बजे तो ठंडक भी हो जाती है। तो ये 3 आवर्स हो जाएंगे, आराम से 9 बजे तक आप स्टडी करी, और आराम से 10 बजे तक आप स्लीप कर लीजिए, 10 बजे सो जाइए और सुबह 7 बजे वापस उठ जाइए। अभी का टाइम टेबल 6 घंटे का तो यही सेट होता है, और हो सकता है रोजे चल रहे हैं तो किसी स्टूडेंट्स को अगर ये टाइम टेबल सूटेबल नहीं है तो वो अपने हिसाब से टाइम बना सकता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट रहेगा अभी के लिए लॉकडाउन की स्थिति में। चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं द्वंद्व समास के लिए। रोज का काम रोज कर लीजिएगा, डेली कर लीजिएगा, वरना एक वीडियो भी एक दिन का छूट गया तो नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, और डबल करने के लिए फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके यहाँ कंटिन्यू कोई भी संडे नहीं होता, 10th बोर्ड में आपको खुद को पता है, कोई संडे नहीं होता है, कोई भी मंडे नहीं होता है, यहाँ पर हर दिन हर क्लास लगती है। और आपके लिए आपके जो टीचर्स हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें, आपके लिए आपको स्टडी करनी है, आपको अच्छा करना है, आप अच्छा कर सकते हो, अपने आप को कमजोर ना समझे, आप बेटर करोगे, अच्छा करोगे। अपने जो साथी है, आपके 10th बोर्ड के जो साथी है, उनको आसपास के जो भी आपके कांटेक्ट में है जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें आप जोड़िए अपने से, ताकि वो खुद भी उसको स्टडी करे। हो सकता है किसी भाई के पास अगर कोई मोबाइल नहीं हो, सेलफोन नहीं हो, तो आप अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाइए, या आपसे बुला तो नहीं सकते लेकिन आसपास कोई रहता हो तो आप दोनों मिलकर स्टडी कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज को मोटिवेट में ध्यान रखें, खुद भी पढ़े, दूसरों को भी पढ़ाए, जिससे क्या होगा, और अपने छोटे भाई बहन है उनका भी ध्यान रखें। चलिए देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास की। पहला अपन ले रहे हैं इतरेतर द्वंद्व समास। जरा देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में क्या करना है, देखिए आपको है ना, एक तो विभक्ति कौन सी प्रयोग करनी है, प्रथमा विभक्ति। देखो द्वंद्व समास का मतलब, द्वंद्व समास में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करोगे आप, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करोगे, चाहे तो वो समास पद बनाना हो, चाहे वो समास विग्रह बनाना हो, विभक्ति कौन सी प्रयोग करोगे, प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग करोगे। अब जरा देखिए, ठीक है, मैं आप इधर लिख रहा हूँ इतरेतर द्वंद्व समास में समस्त पद, क्या लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूं मैं समस्त पद, और यहाँ लिख रहा हूं मैं समास विग्रह करना है, समास विग्रह। ध्यान दीजिए बोर्ड पे जरा, और जितना हो सके ना तो आप ईयरफोन्स का यूज किया करें, ईयरफोन्स का यूज करने से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर ईयरफोन्स नहीं है तो अवेलेबल कर लीजिए, ठीक है। जरा देखिए, अब मैंने लिखा इसमें, देखिए राम कृष्ण, राम कृष्ण, देखो ये तो हो गया आपका समास विग्रह। एक है आपका राम, एक है आपका कृष्ण। देखिए शब्द क्या है आपके पास, राम, और ये क्या है, कृष्ण। तो दोनों का अलग अलग, राम त्रेता युग में हुए थे, कृष्ण द्वापर युग में हुए थे, ठीक है ना, तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, राम कृष्ण समस्त पद जब अपन बनाएंगे, राम कृष्ण समस्त पद जब बनाएंगे तो ये कितने, ये एक और ये दो, यानी कितने हो गए, दो हो गए। दो का मतलब क्या हो गया, द्विवचन। दो का मतलब क्या हो गया,
द्विवचन, और द्विवचन किस में लगेगा? पीछे वाला जो पुल्लिंग शब्द बचेगा उसके अंदर आपको द्विवचन लगाना है। विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा। समस्त बनाते समय प्रथमा विभक्ति लगानी है। और वचन कौन सा लगाओगे? जितनी संज्ञाएं हैं, मतलब जितने व्यक्ति है उतने आप वचन लगा देते। राम और कृष्ण दो है तो लगा दिया द्विवचन, और विभक्ति कौन सी? प्रथमा। किसमें लगेगी? पीछे वाले शब्द यानी पुल्लिंग शब्द में लगेगी, कृष्णो। जैसे मैंने लिखा, जैसे राम रामो रामा होता है ना, राम रामो रामा, तो कृष्ण कृष्णो कृष्णा, ये हो गया आपका कृष्णो। अब आगे देखिए, अब इसका करते हैं अपन समास विग्रह। तो आपके पास दो शब्द हो गए, राम और कृष्ण। कितने शब्द हो गए? दो शब्द हो गए, राम और कृष्ण। इसका समास विग्रह करना है। विभक्ति कौन सी लगानी है? प्रथमा विभक्ति लगानी है। और मैंने कहा था समास विग्रह करते समय चे शब्द का प्रयोग करना है। हर संज्ञा के बाद चे लगाना है। जैसे मैंने लिख दिया राम, राम की प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगी? राम की प्रथमा विभक्ति हो जाएगी राम है। हो गया राम है। फिर मुझे क्या लगाना है? चे लगाना। मैंने लगा दिया चे। फिर कौन है? कृष्ण है, मैंने लगा दिया कृष्ण। फिर मैंने लगा दिया विसर्ग, ये हो गया चे। तो ये बन गया आपका समास विग्रह, राम है चे कृष्ण है चे। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है रामश्च, विसर्ग का से बना देता है कृष्णश्च। तो एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है क्योंकि विसर्ग का शे बना देता है। अपन ने सप्त संधि पढ़ी होगी, सप्त संधि के अंदर आप ध्यान दीजिएगा, सप्त संधि में के अंदर विसर्ग के बाद अगर छे आए तो विसर्ग का शे बन जाता है। आप पढ़ोगे, आपने लिखी होगी, आप रिपीट कॉपी करके देख, पीछे से कॉपी में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता राम लक्ष्मणा। सीता राम लक्ष्मणा, तो ध्यान दीजिए, सीता राम लक्ष्मणा, सीता राम लक्ष्मण। देखिए यहाँ पर दो थे, एक द्विवचन लगा दिया, यहाँ पर सीता है, राम है, लक्ष्मण है, कितने हो गए? बहुवचन हो गए। सीता है, राम है, लक्ष्मण है, कितने हो गए? बहुवचन हो गए। अब बहुवचन हो गए, पीछे क्या लग गया? बहुवचन लग गया। अब मुझे क्या करना है? इसको विग्रह करना है। तो मैं सीता की प्रथमा क्या होगी? सीता ही होगी। सीता की प्रथमा व्यक्ति सीता। अब मुझे क्या लगाना है? चे लगाना है, ये लगा दिया मैंने चे। राम की प्रथमा क्या होगी? राम की प्रथमा होगी राम, लगा दिया राम। फिर क्या लगाना है मुझे? चे लगाना है। लक्ष्मण की प्रथमा क्या होगी? लक्ष्मणा। के लक्ष्मण है? लक्ष्मण है, ध्यान देना। और पीछे लगा दिया मैंने चे। ध्यान दीजिए, सीता चे राम चे लक्ष्मण चे, हो गया ना? सीता चे राम चे लक्ष्मण चे, बन गया इसका समास विग्रह, सीता चे राम चे लक्ष्मण चे। और देखिए एक और आपको बताऊं, धर्मार्थ काम मोक्ष। ध्यान दीजिए, धर्मार्थ काम मोक्ष। देखिए कितने शब्द है इसके अंदर। देखो, एक तो है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम, एक है मोक्ष। सबका अलग अलग अस्तित्व है ना। तो देखिए, धर्म की प्रथमा क्या होगी? धर्म की प्रथमा होगी धर्म, ये लीजिए, ठीक है। और फिर मैंने लगा दिया च। धर्म के बाद क्या है? अर्थ। अर्थ की प्रथमा क्या हो जाएगी? अर्थ की प्रथमा भी क्या होगी? अर्थ है। धर्म अर्थ। काम की प्रथमा क्या होगी? काम है, ये हो गया काम है, ठीक है। फिर क्या लगाना है मुझे? चे लगाना है। फिर क्या लगाना? मोक्ष की प्रथमा क्या होगी? मोक्ष की प्रथमा मोक्ष होगी। फिर क्या लगाना मुझे? चे लगाना। तो ये बन गया आपका धर्म अर्थ, धर्म चे, अर्थ चे, काम चे, मोक्ष चे। ठीक है, हुआ या नहीं हुआ? एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे और बताता हूँ। और एग्जाम्पल देखते हैं इतरेतर द्वंद समास के। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिएगा, और आपके रिप्लाईज मुझे मिल रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं, और अच्छा भी लग रहा है। अब अच्छा कोशिश कर रहे हो, अच्छा प्रयास कर रहे हो, इसी तरह प्रयास करते रहे। हमारी सबकी शुभकामनाएं, हमारे स्टाफ की सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखिए फिर नेक्स्ट है आपका हरि हरो। क्या है? हरि हरो। देखो, हरि और हरो, हरि और हरो। देखिए एक शब्द आ रहा है हरि और हर, ये आपका हरि और ये आपका हर, दोनों अलग अलग है। हरि माने होता है विष्णु और हर माना होता है हर हर महादेव, मतलब भगवान शिव। तो भगवान विष्णु अलग है और भगवान शिव भी अलग है ना। जैसे हिंदी में अगर बात करें अपन, तो हरि शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक हरि शब्द का मतलब होता है विष्णु भगवान, और एक हरि हरि शब्द का मतलब होता है बंदर। ठीक है, मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है।
हरि शब्द का मतलब क्या होता है? एक का होता है विष्णु, दूसरे का होता है बंदर। एक बार क्या हुआ, राधा जी से मिलने भगवान श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जाते हैं। तो मिलने जाते हैं तब क्या होता है, वो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, राधा जी बोलती है कि कौन है? तो भगवान जो कृष्ण है, विष्णु जो भगवान कृष्ण का ही अवतार है, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं हरि हूँ। क्या बोला उसने? जरा ध्यान दीजिए, कितनी अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि मैं हरि हूँ। जिसने बोला भगवान कृष्ण, जब राधा जी ने पूछा कि कौन है, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं हरि हूँ। तो राधा जी ने बोला कि अगर आप हरि हो, अगर आप हरि हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? हरि हो तो कहाँ जाओ? वन में जाओ, जंगल में जाओ। हरि हो तो वन में जाओ। अब हुआ क्या, ये भी हरि है, ये भी हरि है, बात क्या हो गई? भगवान ने कहा मैं तो हरि हूँ, दादाजी बोल रहे कि हरि है तो वन में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो एक्चुअली में हुआ क्या था, इस हरि का मतलब तो भगवान ने बताया था कि भगवान कह रहे कि मैं कृष्ण हूँ, और इस हरि का मतलब राधा जी ने सोचा कि वो क्या है, बंदर है, मतलब वानर है। ठीक है, क्यों हरि को वानर भी कहा जाता है, तो राधा जी ने सोचा कि वानर है तो वन में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? हो गया ना आपको अच्छे से याद? एक हरि का मतलब विष्णु हो गया, एक हरि का मतलब वानर हो गया। तो आपके ये शब्द युग में हिंदी में बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अपन वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, समास। जरा देखिए हरि और हर, हरि कौन है? हरि विष्णु है और हर महादेव, तो दोनों अलग अलग है। तो हरि की प्रतिमा क्या होगी? समास विग्रह करेंगे तो हरि की प्रतिमा क्या होगी? हरि छे। हुआ या नहीं हुआ? और हर की प्रतिमा क्या होगी? हर छे। बस ये अपना काम हो गया। ये इस तरह से भी आ सकता है, हरि छे, हरस छे। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माता पितरों। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हर बार एग्जाम में मोस्टली सबसे ज्यादा जो पूछा गया एग्जाम्पल तो यही है, माता और पितरों। माता छे, पिता छे, सबको याद होगा बहुत आसानी से। माता छे, पिता छे, हो गया आपका एग्जाम। माता छे, पिता छे, माता की प्रतिमा माता होगी और पिता की प्रतिमा क्या होगी? पिता ही होगी। और देखिए आपको एग्जाम्पल और बता दूं तो, और अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपने अब जरा देखिए, ये तो हो गया अपने इतरेतर द्वंद्व समास। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इतरेतर द्वंद्व समास के बाद अपन पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व समास। हेलो, ठीक, जरा देखिए इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं समाहार द्वंद्व समास। ध्यान दीजिए, समाहार द्वंद्व समास बहुत आसान है। समाहार द्वंद्व समास, समाहार का मतलब हो गया आपका बनेगा समूह। क्या बनेगा? समूह बनेगा। क्या बनेगा? समूह बने, समूह। ठीक है, कैसे बनेगा अब वो जरा देखिए। होता क्या है, इसके अंदर विभक्ति भी कौन सी लगाएंगे अपन? विभक्ति तो प्रथमा का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो समस्त पद हो, चाहे वो समास विग्रह हो। लेकिन एक चीज का इसमें ध्यान रखिए कि जब अपन इसका समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद जो बनेगा वो हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनेगा। जरा देखिए समस्त पद किसमें बनेगा? इसमें समस्त पद, समस्त पद बनेगा नपुंसकलिंग एक वचन में। ध्यान देना, और विभक्ति कौन सी लगेगी? प्रथमा ही रहेगी। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। ठीक है, समस्त पद किसमें बनेगा? नपुंसकलिंग एक वचन। और विग्रह जब अपन करेंगे तो विग्रह जब अपन करेंगे तो विग्रह में मैंने आपको पहले भी बताया था विभक्ति कौन से लगाएंगे? प्रथमा। और किसका प्रयोग करेंगे अपन? हर संज्ञा के बाद छे, हर संज्ञा के बाद छे और छे का प्रयोग करेंगे। अब जरा देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं। देखिए मैंने लिखा फर्स्ट एग्जाम्पल है हस्तपादम। क्या लिखा है? हस्तपादम। देखो पीछे अम आ रहा है ना, कल भी अपन ने पढ़ा था पीछे देखो अम आ रहा, मतलब ये शब्द क्या है? नपुंसकलिंग का एक वचन है। ठीक है, अब अपने पास दो शब्द आ गए जरा देखिए, एक तो आ गया अपने पास हस्त, दूसरा आ गया पाद, यानी इसका मतलब होता है पैर। ठीक है, हाथ और पैर। अच्छा हाथ और पैर कितने होते हैं? देखिए हाथ भी दो होते हैं और पैर भी कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दो होते हैं मतलब द्विवचन लगाएंगे ना, विभक्ति तो प्रथमा लगेगी, लेकिन दोनों में क्या लगेगी? द्विवचन लगेगा। तो जरा देखिए हस्त क्या हो जाएगा? हस्तो। हस्त का क्या हो जाएगा? हस्तो। ठीक है, और फिर क्या लगाना? अपने को चे तो लगाना ही है, हस्तो चे, और लग जाएगा पादो चे। ये इतना सा काम तो अपना कर पहले भी किया था, हस्तो चे पादो चे। अब इस चीज का ध्यान रखना, मैं आपको फिर एक चीज और बता दूं कि जब भी
अब आपको वैसे तो यहाँ तक करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है कि पुल्लिंग के अंदर, इसके अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना कि पुल्लिंग शब्द आए तो अपने को पीछे लगा देना है तेसाम समाहार। क्या लगाओगे आप? तेसाम समाहार। और स्त्रीलिंग शब्द आए तो आप लगाओगे तासाम। क्या लगाओगे? तासाम समाहार। और नपुंसकलिंग शब्द आए तो आप लगाओगे अनियो समाहार। क्या लगाओगे? अनियो समाहार। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपका पुल्लिंग शब्द आए, क्या शब्द आए? पुल्लिंग, तो आप लगाओगे तेसाम। पीछे क्या लगाओगे? तेसाम समाहार, तेसाम समाहार। और अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द आए तो आप लगाओगे तासाम, तासाम समाहार। ठीक है। और अगर आपको नपुंसकलिंग शब्द आए तो आप लगाओगे अनियो समाहार। बस इतना सा और आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, समाहार द्वंद्व समास में। हस्तो चे पादो चे, और आगे क्या लिख दूंगा मैं? आगे मेरी जगह नहीं है, नीचे लिख रहा हूं अनियो, सॉरी पुल्लिंग है तो मैं लिखूंगा तेसाम समाहार, तेसाम समाहार। हो गया अपना काम। हस्तो चे पादो चे तेसाम समाहार। और एग्जाम्पल देखिए, धनम, धन धान्यम। जरा देखिए, धन धान्यम, धन धान्यम, धन धान्यम। अब धन और धान्य दो शब्द है क्या? एक तो अपने पास धन है, एक है धान्य। दो शब्द हो गए, धन और धान्य। तो बस लिख दीजिए धन शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग का है। ये हो जाएगी नपुंसकलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन धनम छे, और ये हो जाएगा धान्यम, धनम छे, धान्यम छे। नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग में क्या लगाऊंगा पीछे? अनियो समाहार। वेरी गुड, अनियो समाहार, अनियो समाहार। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी स्पीड रखें लिखने की, लेकिन एक राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ये नहीं आप राइटिंग, आपको कोई कहने वाला नहीं है घर पे कि आप कैसे राइटिंग लिख रहे हो, कैसा नहीं लिख रहे हो। इस चीज़ का गलत ही करना, गलत मत करना एक चीज़ को दो बार, क्योंकि इस बार आप खुद ही अपना एनालाइज करोगे। कोई आपको टीचर रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप घर पर बैठ के अपना ही काम करोगे। आप कितना अच्छा करते हो आप पर डिपेंड है। लापरवाही नहीं करोगे किसी भी प्रकार। जरा देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है अहनिशम। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बहुत बार एग्जाम में आया भी है। अहनिशम, देखिए अहनिशम, अहनिशम यानी अह और निशम। निशम माने निशा, ठीक है। अह माने क्या होता है? अह माने होता है, अब ध्यान रखिए यहाँ पर अह और निशम दोनों शब्द आए हैं, ठीक है ना। तो अहन और निशम का मतलब क्या होगा? अहन, अहन का मतलब होता है दिन, और निशा का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब आपको पता है, जानते हो निशा का मतलब क्या होता है? रात होता है। तो इसका समास विग्रह बनेगा, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग बनता है, अह का बनता अहन, अहन श निशा छ, अहन च निशा छ। दिन पुल्लिंग होता है, निशा रात की होती है। तो अपन दोनों का नपुंसकलिंग लगा देंगे, अहन च निशा च अनियो समाहार। देखिए अनियो समाहार। नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए। आपका थर्ड एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका मैंने लिखा चरा चरम, चरा चरम। संधि कर दी इसके अंदर, इसलिए आपको दो शब्द नजर नहीं आ रहे होंगे, चर और अचर। दो शब्द है इसके अंदर, चर और अचर। ये जो शब्द आया है नपुंसकलिंग का एक वचन का, समास पद किसमें बनता है? नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनता है। तो ये हो गया चरा चरम, चर और अचर। दो राशियां हो गई, चर और अचर। चरा देखिए, चर और अचर। चर और अचर क्या है? राशियां बहुवचन की है। चरा चरम, चर और अचर राशि एक वचन तो होगी नहीं, ठीक है, सॉरी एक वचन होगी। चर, चर राशि और अचर राशि। पर चर राशि और अचर राशि दोनों का समूह कैसे होगा? एक ही राशि का समूह होता है क्या? नहीं होता है। तो मतलब क्या होगा? बहुवचन होगा, यानी चरा, ठीक है। चरा च अचरा, चरा च अचरा, चरा च अचरा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या लगाओगे आप? तेसाम पुल्लिंग है तो लगाओगे आप तेसाम समाहार। ये हो गया आपका
चर चे अचर चे, ठीक है, चरा चे अचरा चे तासाम समान, क्योंकि चर राशियों का समूह, राशियां बहुत सारी होगी तो ही होगा, बहुत सारी का मतलब क्या हो गया, बहुवचन हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, फिर पानी पादम, ये भी एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। पानी पादम, पानी और पादम, पानी पानी मतलब क्या होता है, हाथ, और पादम क्या होता है, पैर होता है। पानी, पानी की प्रतिमा क्या होगी, नदी की तरह चलेगी, पानी की प्रतिमा होती है पानी, लेकिन ये पानी अपने पास शब्द कैसा है, ये वाला पानी, ठीक है, तो ये अपने पास शब्द है पा, ठीक है, दो शब्द आ गए अपने पास। अब ये क्या है, ये एक वचन है, ये क्या है, ये द्विवचन है, क्योंकि पानी माना होता है हाथ, हाथ कितने होते हैं, दो, यहाँ पर तो एक वचन ही आएगा समास पद में, यहाँ पर क्या आ रहा है, समास विग्रह के अंदर हाथ दो होते हैं, पैर भी दो होते हैं, तो पानी, तो पानी च, पैर भी कितने होते हैं, पा दो, नाम की तरह चलेंगे च, और क्या हो जाएगा, तासाम समान, सॉरी तेसाम समान, ये हो गया अपना काम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपकी किताब संस्कृत की, अगर आपके पास किताब है उसमें पीछे दे रखे होंगे एग्जाम्पल्स, आप करिएगा। फिर अपन नेक्स्ट ले रहे हैं समाहार द्वंद्व समास के बाद अपन ले रहे हैं एक शेष द्वंद्व समास। देखिए इतरेतर समास और एक शेष द्वंद्व समास दोनों में बहुत समानता है, ठीक है ना। एक शेष नाम से पता चल रहा है आपको कि एक शेष, एक संज्ञा शेष रहेगी, कितनी संज्ञा शेष रहेगी, एक संज्ञा शेष रहेगी, जरा देखिए, एक शेष, एक शेष द्वंद्व समास, पूरा नाम लिखिए भैया आप, एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। फिर एक शेष द्वंद्व समास का मतलब क्या है, एक शेष द्वंद्व समास का मतलब ये होगा कि दो संज्ञाओं में से क्या शेष रहेगी, एक संज्ञा शेष रहेगी, दो संज्ञाओं में से एक संज्ञा शेष रहेगी। कौन सी रहेगी, देखो हमेशा ध्यान रखना, पुल्लिंग की शेष रहेगी। कौन सी शेष रहेगी, हमेशा सॉरी शब्द कौन सा रहेगा, पुल्लिंग का शेष रहेगा दो संज्ञाओं में से। विभक्ति वही प्रथमा व्यक्ति का ही अपने को प्रयोग करना है। अब जरा एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा पितरों, क्या लिखा, पितरों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पितरों, पितरों, राम रामो, पितरों शब्द यहाँ पर क्या है, द्विवचन है, क्या है, द्विवचन। और सबको पता है कि दो पिता नहीं होते हैं, मतलब पिता के अंदर माता इंक्लूड है, यानी माता और पिता की बात हो रही है, माता और पिता। एक शब्द पुल्लिंग का आएगा, दूसरा शब्द क्या आएगा, स्त्रीलिंग का आएगा। एक शेष की विशेषता क्या आएगी, एक शब्द कैसा आएगा, पुल्लिंग का आएगा, एक शब्द स्त्रीलिंग का आएगा, और शेष क्या रहेगा, समस्त पद के अंदर, समस्त पद के अंदर हमेशा पुल्लिंग शब्द ही शेष रहेगा, पुल्लिंग शब्द क्या रहेगा, शेष रहेगा। तो यहाँ पितरों की बात हो रही, पिता पुल्लिंग शब्द है, तो पिता के साथ क्या जुड़ी हुई है, माता जुड़ी हुई है, तो अपन समास में क्या बनाएंगे, माता चे पिता चे, द्वंद्व समास है इसलिए चे का प्रयोग करना ही पड़ेगा, माता चे पिता चे। और एग्जाम्पल देखिए, चटको, चटको बोलो, चटको क्या है, द्विवचन, चट का मतलब चिड़ा चिड़ी होता है, ठीक है, चिड़ा और चिड़ी, चटक, ठीक है, ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। पुल्लिंग क्या होगा, चटक, चटक खाना वाली चीज याद आ रही है ना, चटक छे चटका छे, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट को पानी पिया गया होता है, चटक छे चटका छे। चलो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिर मैं लिखा परमेश्वरो, है ना, क्या लिखा, परमेश्वरो, 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 परमेश्वर तो एक ही है, भगवान शिव, लेकिन भगवान शिव के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, और पार्वती जी जुड़ी हुई है, इसलिए दो हो गए, ये बन गया पार्वती, पार्वती चे परमेश्वर, पार्वती चे परमेश्वर चे, पार्वती चे परमेश्वर चे, हुआ या नहीं हुआ, पितरो, चटको, परमेश्वरो। और देखिए, और आपको एग्जांपल और बता देता हूँ, स्वाशुरो, स्वशुरो, स्वशुरो, ठीक है, स्वशुरो, ये ख नहीं है, शे आता है, ये वह पूरा है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसमें सास ससुर की बात हो रही है, सास को क्या बोलते हैं और ससुर को क्या बोलते हैं, देखिए सास को बोलते हैं स्वश्रु, क्या बोलते हैं, स्वश्रु, स्वश्रुश्च, ये तो हो गई आपकी सास, और ससुर जी हो गए ये
ससुर, ये आपके हो गए ससुर, है ना। अभी शादी भी नहीं हुई, इससे पहले मैंने ससुर बना लिए ना। ससुरश्च, सास और ससुर, सास और ससुर, ठीक है। ये हो गया स्वसुरश्च, स्वसुरश्च, सास और ससुर। एक ससुर जी से ससुर जी आ गए, मतलब सासू माँ भी साथ में आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका एक शेष द्वंद्व समास कंप्लीट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो पितृ और एक परमेश्वर, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यही पूछे जाते हैं, दूसरा और कोई भी आपको एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर एक चीज और जैसे मैंने लिख दिया रामो, ठीक है। रामो का क्या करोगे, सीधी सी बात है, रामो का हो जाएगा सीता चे राम चे, हो जाएगा ना भाई, सीता चे राम चे, हो गया। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ छात्रों, ठीक है, लिखा छात्रों। छात्रों का समास विग्रह क्या होगा, छात्रों का हो जाएगा छात्र चे छात्रा चे, एक हो गई पुल्लिंग, एक हो गई स्त्रीलिंग, हो गया ना। बस इस तरह से एग्जांपल आपका द्वंद्व समास क्लियर हो गया। फिर से आपको द्वंद्व समास के बारे में बता दूं, द्वंद्व समास का क्या अर्थ होता है। द्वंद्व समास में हमेशा पूर्व पद और उत्तर पद, यानी दोनों पद की क्या होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है। इसके अंदर हमेशा प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करना है, और समास विग्रह के अंदर क्या करना है, समास विग्रह के अंदर आपको समास विग्रह के अंदर आपको क्या करना है, समास विग्रह के अंदर हमेशा चे शब्द का ही प्रयोग करना है, ठीक है। इस तरह से एक शेष द्वंद्व समास कंप्लीट होता है।